मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखें मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति को दी जाने वाली कुछ सुविधाएं हैं। व्यक्ति को यदि ये सुविधाएं मिलें तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, क्योंकि इस प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में एकमात्र व्यक्ति ऐसा होता है, मनुष्य ऐसा होता है जिसमें विवेक अपनी चरम सीमा पर होता है। और इस व्यक्ति के विवेक का विकास करने के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, कुछ सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सुविधाएं जब समाज के द्वारा स्वीकृत कर दी जाती हैं, उसे अधिकार कहते हैं। मतलब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जिस समाज में वह रहता है, उस समाज से वह कुछ सुविधाओं की मांग करता है। समाज इस प्रकार की मांगों पर विचार करता है। विचार करने के बाद यदि समाज यह सोचता है कि व्यक्ति को ये सुविधाएं दी जा सकती हैं और इस प्रकार की सुविधाएं देने से व्यक्ति का और समाज का भी भला होगा, तो समाज उस अधिकार को अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। फिर राज्य की इसमें भूमिका क्या है? राज्य इन अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब अधिकार समाज देता है और राज्य इन अधिकारों को मान्यता देते हुए उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेता है। आपको सामाजिक समझौता सिद्धांत याद होगा। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों विचारक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था थी। जैसे विशेष करके लॉक कहता है, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के 3 अधिकार थे: जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। लेकिन इन अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब कोई कानून, कोई नियम, कोई पुलिस, न्यायालय, जेल, कुछ भी नहीं था। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता था और इसलिए वहां पर अराजकता की स्थिति निर्मित हुई। मतलब यह है कि राज्य इन अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य की भूमिका इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक अधिकारों की रक्षा न हो तब तक अधिकारों के होने या न होने का कोई अर्थ नहीं है। इन अधिकारों के प्रकार की थोड़ी सी चर्चा करें। अधिकारों के यहां पर इस संदर्भ में मैं 4 प्रकार बताता हूं। एक पहला होता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसको मूल अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार क्या है? जो अधिकार व्यक्ति को, नागरिकों को संविधान के अंतर्गत दी जाती है। मतलब जिन अधिकारों को संविधान की पुस्तक में उल्लिखित किया जाता है, ये उसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त, जिन अधिकारों को मौलिक अधिकार के चैप्टर में, मौलिक अधिकार के अध्याय में सम्मिलित किया जाता है। तीसरी चीज, मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। चौथा, ये मौलिक अधिकार अनुल्लंघनीय होते हैं। मतलब संसद कानून बना करके इनको खत्म नहीं कर सकती। और 5वीं बात, सर्वोच्च न्यायालय, देश के न्यायालय व्यक्ति के इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए मुस्तैद रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो जिसमें ये 5 चीजें हों, एक, मौलिक अधिकार संविधान में उल्लिखित हो। दूसरा, संविधान के मौलिक अधिकार के चैप्टर में उल्लिखित हो। तीसरा, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो। चौथा ये अनुल्लंघनीय होते हों। और 5वां, जो न्यायालय के द्वारा संरक्षित होते हों। जिसमें ये 5 चीजें होती हैं, उसे मौलिक अधिकार का नाम दिया जाता है। जैसे हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के चैप्टर में व्यक्ति के 6 प्रकार के अधिकारों को स्वीकृत किया गया है। मतलब वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा,
संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार वह है जो मौलिक अधिकार के चैप्टर के बाहर किसी दूसरे अध्याय में जिसका उल्लेख होता है उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार। 1979 44वें संशोधन के पहले संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था। 44वें संशोधन के अंतर्गत उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 300 क में उल्लिखित करके संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। मतलब वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है वह मौलिक अधिकार नहीं है, वह संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का चैप्टर भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से शुरू होकर के ये चलता है 35 तक। तो इसके बाहर चूंकि उसका उल्लेख है, संविधान की पुस्तक में उल्लिखित है, इसलिए संपत्ति का अधिकार भारत में संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। फिर तीसरा है कानूनी अधिकार। जो संसद कानून बनाकर के व्यक्ति को अधिकार देती है उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये कानूनी अधिकार है। तो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, 3 अधिकार हुए। और चौथा जहां इस संदर्भ में चर्चा करते हैं मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। जिन अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने घोषणा पत्र में की है उसे मानवाधिकार कहते हैं। यह मानवाधिकार दुनिया के सभी देशों में रहने वाले मनुष्यों को, मानवों को प्राप्त है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का नाम दिया जाता है। ये इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हुई। अब जरा देखें मानवाधिकार का इतिहास क्या है। इस संदर्भ में जब भी कभी अधिकारों की चर्चा होती है सबसे पहले नाम आता है 1215 का मैग्ना कार्टा। ये इंग्लैंड की स्थिति है, इंग्लैंड में यह घटना घटी थी। क्या था, सम्राट को सामंतों ने 1215 ईस्वी में रनीमेड नामक स्थान पर घेर लिया और सम्राट के सामने एक अधिकार पत्र प्रस्तुत किया कि देखो सम्राट, आप हम पर अत्याचार मत करो, हमको जबरदस्ती गिरफ्तार मत करो, हमको जबरदस्ती दंड मत करो। इस प्रकार के कुछ अधिकार थे और सम्राट को उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। यद्यपि इन अधिकारों का संबंध आम जनता से नहीं था, समाज के उच्च वर्ग से संबंधित था ये, लेकिन फिर भी इसे अधिकारों के चैप्टर में, अधिकारों के इतिहास में सबसे पहला स्थान दिया जाता है। इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा 1215। इसके बाद भी इंग्लैंड में 1628 में सम्राट के सामने अधिकार पत्रों की सूची पेश की गई थी। 1689 में अधिकारों की याचिका सम्राट के सामने पेश की गई थी और उसके बाद 1832 में इंग्लैंड में सुधार कानून लागू हुआ। इन विभिन्न अधिकार पत्रों के माध्यम से इंग्लैंड में नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए। तो ये क्रम है। इसी प्रकार से अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने जिस स्वतंत्रता की घोषणा की थी उसमें कहा गया था, हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को कुछ अधिकार दिए हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता और सुख प्राप्ति के प्रयत्न हैं, और यदि कोई सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जनता को यह अधिकार है कि वे ऐसी सरकार को भंग करके, अपदस्थ करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करें। इस प्रकार से स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में अमेरिका के उपनिवेशों ने की थी और आधुनिक युग में
इस स्वतंत्रता की घोषणा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी प्रकार से आगे चल करके फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई 1789 में। 1789 में जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, उसका मूल आधार था, जिसका निर्माण रूसों ने अपने विचारों में किया था, जिसका प्रतिपादन रूसों अपने विचारों में किया था, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। और ये तीनों चीजें प्रजातंत्र के आधार माने जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 तक। इन 4 वर्ष तक चलने वाले युद्धों में कितने लोग मारे गए, कितने करोड़ लोग मारे गए, इसका कोई अंतिम आंकड़ा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कितने मारे गए, कितने की संपत्ति नष्ट हुई, इसको कभी भी सही आकलन नहीं किया जा सकता। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध आया। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए, आप एक छोटी सी एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि अकेले सोवियत संघ के 2 करोड़ लोग मारे गए थे। 2 करोड़। जर्मनी में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था। 60 लाख यहूदी, और जर्मनी को यहूदी विहीन कर दिया था। अमेरिका ने जब जापान के विरुद्ध परमाणु बम का प्रयोग किया तो एक ही दिन में कई लाख लोग मारे गए। एक दिन में परमाणु बम, इस परमाणु बम को गिराने के पहले दुनिया ने ऐसी विभीषिका नहीं देखी थी। इसको भी देख लिया। तो कहने का मतलब यह है कि मानवाधिकारों का निरंतर उल्लंघन होता रहा, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य होता है। ये सब घटनाएं मनुष्य को सबक सिखाने के लिए थी। अब वक्त आ गया था कि कुछ ऐसा किया जाए कि दुनिया के सभी देशों में रहने वाले या पूरी दुनिया में रहने वाले मनुष्यों के कुछ अधिकार निश्चित किए जाएं। 1941 में अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ये दोनों अटलांटिक महासागर में एक जहाज में मिले और वहां पर रूजवेल्ट ने 4 प्रकार के अधिकारों की घोषणा की। उसको अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। इसमें था विचार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। दूसरा, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। फिर है अभाव से मुक्ति, मतलब कोई भी भूख से न मरे। और भय और असुरक्षा से मुक्ति। जब जीवन यापन हम करते हैं, मनुष्य हैं, हमेशा यदि भय और असुरक्षा का वातावरण रहेगा तो आदमी जिएगा कैसे, आदमी अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करेगा। तो इन 4 स्वतंत्रताओं की घोषणा की थी और उसको नाम दिया गया अटलांटिक चार्टर। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। दुनिया के लगभग 50 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए सैन फ्रांसिस्को में एकत्र हुए। वहां पर विभिन्न राष्ट्रों की मंशा यह थी कि मानवाधिकारों की घोषणा होनी चाहिए, ताकि कोई भी शासक मनुष्यों को मार काट न करे, क्योंकि शासक ही मुख्य होता है और वह शासक के आदेश के अनुसार ही लोगों का मार काट होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में, अखिल दुनिया के स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पहले घोषणा हो और उन घोषणाओं की रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सोवियत संघ ने भी इस पर जोर दिया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित करके श्रीमती रूजवेल्ट के नेतृत्व में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया और इस आयोग से कहा गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का घोषणा पत्र तैयार करिए। आयोग ने 3 साल तक अपना अध्ययन करने के बाद मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र तैयार किया
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद उसकी घोषणा की, उसको पारित किया, पारित करके घोषणा की। ये जो प्रस्ताव पारित करने की तिथि है वह है 10 दिसंबर 1948 और यह तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। 10 दिसंबर इसीलिए 1948 से लगातार आज तक मानवाधिकार दिवस के नाम से जाना जाता है। इसके आगे इस मानवाधिकार की घोषणा में, उस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं। इन 30 अनुच्छेदों में सामान्य तौर पर व्यक्ति के जो अधिकार होने चाहिए ये सब अधिकार इसमें सम्मिलित है। इसमें कोई नई चीज, कोई नई बात हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी देश, कोई भी प्रजातांत्रिक देश इन अधिकारों को सहज रूप में स्वीकार भी करता है। कहना चाहिए मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि भारत में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, ये सब मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत समाहित हैं। फिर भी संक्षिप्त में जानकारी ले लें। समानता का अधिकार है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार की समानता होनी चाहिए। और कानून के समानता, कानून के सामने सब कोई बराबर होते हैं। ब्रिटिश संविधान का आधार कानून का शासन माना जाता है। कानून का शासन मतलब कानून का शासन, व्यक्ति का शासन नहीं। तो कानून का शासन यदि होगा तो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। इसलिए इंग्लैंड में एक आम आदमी कोई अपराध करे अथवा प्रधानमंत्री कोई अपराध करे तो दोनों को समान सजा मिलेगी। कानून का शासन, व्यक्ति का शासन नहीं है। व्यक्ति का शासन होगा तानाशाही बढ़ेगी, कानून का शासन होगा सबके साथ समानता का व्यवहार होगा। फिर स्वतंत्रता, सभी प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं इस 30 अनुच्छेद में सम्मिलित है। फिर आर्थिक अधिकार भी दिए गए हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार के आजीविका को स्वीकार कर सकता है, मतलब कि उसके माध्यम से धन अर्जित कर सकता है, धन व्यय कर सकता है, धन संचय कर सकता है। फिर जीविका के लिए या रोजगार का उसको अधिकार होगा। न्यायिक संरक्षण, न्यायपालिका का संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। फिर खुली सुनवाई होनी चाहिए, कोई गुप्त सुनवाई नहीं होगी। न्यायपालिका की प्रत्येक कार्यवाही खुली होनी चाहिए ताकि आम व्यक्ति भी वहां पर जाकर के उपस्थित हो सके और उसको देख सके, सुन सके। दोष सिद्धि पर दंड, ये न्यायपालिका का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि न्यायपालिका का न्यायिक एक सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि विहित प्रक्रिया के द्वारा उसके विरुद्ध मुकदमा न चलाया जाए और उसको अपराधी घोषित न किया जाए। उसको बचाव का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए। और जब न्यायपालिका अच्छी तरह से जांचने परखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है, तब उसको अपराधी माना जाएगा। इसके पहले तक वह अपराधी नहीं माना जा सकता। और दोष सिद्धि होने पर ही दंड दिया जा सकता है। फिर काम का अधिकार, मतलब रोजगार देना भी शासन का दायित्व होगा। विश्राम का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप शारीरिक दृष्टि से अशक्त हैं और फिर भी आपको आजीविका के लिए काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको विश्राम मिलना चाहिए। फिर समान वेतन का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। शिक्षा का अधिकार, सामाजिक संरक्षण का अधिकार, परिवार का अधिकार, ये तमाम प्रकार के अधिकार इस 30 अनुच्छेदों में विस्तारित हैं और प्रत्येक देशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन अधिकारों के अनुरूप अपने देश में नागरिकों को अधिकार प्रदान करें।
ये है मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा। इसके आगे का कमेंट हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आपको धन्यवाद।